हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी इस सीरीज़ की सेकंड क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्लास में हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके जॉइंट्स से। ठीक है। तो जॉइंट्स होते क्या हैं? ठीक है जी। जॉइंट्स होते हैं जब भी आप किसी भी अपने पार्ट में दो बोन्स आपकी आपस में जुड़ रही हों। ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट्स। ठीक है, जहां भी आपकी दो बोन्स जुड़ रही हो उसको हम जॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है जी। अब वो जॉइंट्स हिल रहे हैं नहीं हिल रहे हैं, उसके ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड है। ठीक है। तो ये हो गए जॉइंट्स। अब हम इससे आगे चलते हैं भाई। ठीक है। अब जॉइंट्स में क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से करते हैं, एक होती है आपकी फंक्शनल और एक होती है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि उनकी मूवमेंट कितनी अलाउ कर रही है, वो होती है आपकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। कि आपकी मूवमेंट के बेसिस पे हम उन जॉइंट्स को डिवाइड कर दें। तो उनके बेसिस पे तीन जॉइंट्स के डिवीजन है: सिन आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस, आपके डायआर्थरोसिस। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई आपके सिन आर्थरोसिस क्या होते हैं। ठीक है। सिन आर्थरोसिस जॉइंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी हिल नहीं सकते। ठीक है। ये जॉइंट्स बिल्कुल ही मूवेबल नहीं होते। अब इनका एग्जांपल क्या है? सूचर, जो आपकी खोपड़ी में जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे क्रेनियम के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम सूचर्स। अब इनके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सीना तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जॉइंट्स इमूवेबल है, बिल्कुल भी नहीं हिल सकते। अगले हैं आपके एम्फी आर्थरोसिस। ये जॉइंट्स थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, हल्की फुल्की मूवमेंट्स इनमें अलाउ होती है। इसमें कौन से आते हैं? आपके कार्टिलेजिनस जॉइंट। अभी हम आगे बढ़ेंगे जब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, तो आपको इसका एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। जैसे आपकी स्पाइन, जो आपकी स्पाइन होती है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्पाइन है जो, वो उसके बीच में जॉइंट्स होते हैं ऐसे, स्पाइन सेगमेंट से बनी है। तो दो वर्टिब्रास के बीच में जॉइंट है, उसमें भी आपका क्या होगा? यही टाइप के जॉइंट होंगे। उसमें भी कौन से? जो आईवीडी है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो आपका इसके अंदर आएगा। जो वर्टिब्रास की इसमें डिस्क होती है, ठीक, वो भी हम पढ़ेंगे कैसे क्या काम करती है। फिर आते हैं डायआर्थरोसिस। डायआर्थरोसिस होते हैं जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं। इनमें मूवमेंट्स सिनार्थरोसिस और एम्फिआर्थरोसिस कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है। ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि सिनार्थरोसिस क्या होते हैं, एम्फिआर्थरोसिस क्या होते हैं, डायआर्थरोसिस आते हैं। तो ये है आपकी क्लासिफिकेशन फंक्शन के ऊपर कि भाई इनकी मूवमेंट के बेसिस पे क्या क्या इनके आपके जो स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है वो कैसे होंगे, फंक्शन क्लासिफिकेशन कैसे होंगे। फिर आते हैं हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के ऊपर। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि आपके जो जॉइंट्स हैं वो किन किन बेसिस पे उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे कैसे उनको डिफरेंशिएट किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कौन से हो गए? जो नहीं हिल सकते, इमूवेबल। आप सोचोगे सर ये तो फिर सिनार्थोसिस हो गई। हाँ भाई, सिनार्थोसिस ही है ये। बस वो एक अलग क्लासिफिकेशन थी, ये एक अलग क्लासिफिकेशन है। सिनार्थोसिस क्या होगी? एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, जो कि फाइब्रस जॉइंट में भी पाई जाती है। ठीक है जी। तो फाइब्रस जॉइंट आपके क्या होंगे? मैं इनको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। फाइब्रस जॉइंट आपके क्या है? जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं उनको बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। का एग्जांपल क्या होगा? सूचर्स की हमने बात कर ली थी। आपके जो दांत जुड़ते हैं आपके सॉकेट के अंदर, वो भी आपके फाइब्रस जॉइंट से जुड़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोम्फोसिस। ठीक है जी। तो वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अंदर शायद दिया हो, मैंने नहीं दिया। ठीक है, इसका वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा एक। ठीक है, गोम्फोसिस। अगला है आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन से होते हैं? वो जॉइंट्स जिनके अंदर मूवमेंट थोड़ी बहुत अलाउ होती है, लेकिन ये जॉइंट्स जब बन रहे होते हैं तो इन जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज भरा हुआ होता है। ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेज होता क्या है? जैसे देखो, एक तो बोन हो गया आपकी हार्ड स्ट्रक्चर, मसल हो गई कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कार्टिलेज होता है तो स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करे लेकिन फ्लेक्सिबल भी हो। बहुत सारे फंक्शन होते हैं कार्टिलेज के: फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना, और तीसरा होता है फ्रिक्शन रिड्यूस करना, और एक होता है शॉक को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, ये चार फंक्शन आपके कार्टिलेज के होते हैं। अब कार्टिलेज आपका जैसे कान है, ये भी कार्टिलेज से बना है। जो आपका नाक का सेप्टम होता है, ये भी कार्टिलेज से बना होता है। पीछे तो हड्डी होती है, आगे सेप्टम होता है, वो कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है जी। आपके जब बोन्स होते हैं, जैसे अगर हम बोन्स की बात करें तो मान लो आपके ऐसे बोन्स है, ठीक है जी। तो इन बोन्स के ऊपर भी यहाँ पर कार्टिलेज लगा होता है ऐसे। देखो मैं इसी से बनाता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे कार्टिलेज भरा हुआ होता है ऐसा। ठीक है जी, ऐसे।
ठीक है, ये भी ऐसा आपको कार्टिलेज भरा हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो ये कार्टिलेज करेगा क्या, यहाँ पे एक तो इन बोन्स के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। ठीक है, कि भाई इन बोन्स के बीच में जो यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, उस फ्रिक्शन को ये कार्टिलेज रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शन है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। किसकी मदद से, कार्टिलेज की मदद से। ऐसे ही आपका कार्टिलेज शॉक भी एब्जॉर्ब कराता है। यहाँ पे अगर कोई कार्टिलेज प्रेजेंट होता, ऐसा मान लो ऐसे कार्टिलेज की लेयर प्रेजेंट होती, ठीक है, तो क्या होता, जब भी यहाँ पर इन दोनों फोर्स, मान लो यहाँ से ऐसे फोर्सेस लग रही हैं इसके ऊपर, एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, या फिर यहाँ से लग रही है, सिर्फ वहां से लग रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे से फोर्सेस लगेंगी, इन फोर्सेस को एब्जॉर्ब करने के लिए ये कार्टिलेज आपका हेल्प करेगा इस जॉइंट के अंदर। ठीक है जी, तो ये आपका वो भी कार्टिलेज होता है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, एक आता है आपका हाइलिन और एक आता है आपका फाइब्रस। ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज भी होता है। ठीक है, ठीक है जी, तो आपके कार्टिलेज हो गए। ठीक है, तो आपका जो कार्टिलेज होता है वो इसमें क्यों बताया, क्योंकि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है उनमें क्या होगा, जब दो बोन जुड़ेंगी तो उनके बीच में पूरा ही कार्टिलेज भरा हुआ होगा, उन दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज बिल्कुल फिलअप होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो देखो स्पेसिंग थी बीच में, लेकिन अगर कार्टिलेज ऐसा होता तो क्या होता, ये बोन ऐसे है, ये बोन ऐसे है, और इनके बीच में पूरा यहाँ पे ऐसे कार्टिलेज भरा हुआ होता। ठीक है जी, ये कौन से जॉइंट हो जाएंगे आपके, कार्टिलेजिनस जॉइंट। नाम से समझ आ रहा है, कार्टिलेज से भरे हुए मतलब कार्टिलेजिनस। ठीक है जी, फिर आते हैं आपके थर्ड जॉइंट के ऊपर, जो कि है साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स कौन से होते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मूवमेंट हो। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था जो आपके फ्रीली मूवेबल होते हैं। ठीक है, डायर्थरोसिस हो गए, तो डायर्थरोसिस एक इसकी क्लासिफिकेशन है जो इसमें भी पाई जाती है। ठीक है, मतलब इसकी एक आपकी खासियत है जो साइनोवियल जॉइंट में भी पाई जाती है। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम आपके कि होता क्या है इनके अंदर। साइनोवियल जॉइंट, देखो साइनोवियल नाम कहाँ से आया है, कि इन जॉइंट्स के अंदर आपका साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है। उसका काम क्या होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, फ्रिक्शन रिड्यूस करना बेसिकली। ठीक है, दो काम होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के। अब हम एक एक करके इन सब जॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं आपके फाइब्रस जॉइंट के ऊपर। ठीक है जी, ये हमने कर लिए थे, सिनार्थोसिस, एम्पिरार्थोसिस, डायआर्थरोसिस। ठीक है, अब स्ट्रक्चर बेसिस हमने फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेज, साइनोवियल, तीन जॉइंट बनाए हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं फाइब्रस जॉइंट की। ठीक है, फाइबर बड़ा सिंपल सा है, मूवमेंट कुछ नहीं होती उसके अंदर। ठीक है, मैं जरा इसको पेन को कर लेता हूँ। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं होते इसके अंदर। आपके बिल्कुल जॉइंट्स जुड़े होते हैं, बिल्कुल नहीं हिल सकते। एग्जाम्पल क्या हो गया, सूचर इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, गोम्फोस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ये कुछ एग्जाम्पल हो गए आपके सूचर जॉइंट के। ठीक है जी, फिर आता है आपके अगले जॉइंट जो कि है कार्टिलेजिनस। अब कार्टिलेजिनस में दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 कार्टिलेज कौन से होंगे, जिनमें मूवमेंट बहुत ही कम होती है। ठीक है, वेरी वेरी स्लाइट मूवमेंट। ठीक है, लेकिन फाइबरस के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन बहुत कम मूवमेंट होती है। और जो सेकेंडरी टाइप होता है उसके अंदर स्लाइट मूवमेंट होती है। ठीक है, मतलब होगी लेकिन इससे ज्यादा मूवमेंट होगी। ठीक है, इससे ज्यादा मूवमेंट होती है किसके अंदर, सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट के अंदर। ठीक है, इसके वजह से क्लासिफिकेशन दी है। अब जो आपका प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट है, इनको हम प्राइमरी और सेकेंडरी बोल देते हैं। अब प्राइमरी का मतलब क्या है, जो आपकी प्रायोरिटी है पहला। ठीक है, और सेकेंडरी क्या हुआ उसके बाद वाला। अब प्राइमरी और सेकेंडरी हम ऐसे लिखते हैं, प्राइमरी को ऐसे लिख देते हैं और सेकेंडरी को ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऊपर एक गोला बना दो, प्राइमरी और सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, जो सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट का टाइप क्या हो जाएगा, आईवीडी। आईवीडी क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिबल डिस्क का मतलब क्या हो गया, वो डिस्क जो दो वर्टिब्रास के बीच में प्रेजेंट होती है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा एक डिस्क प्रेजेंट होगी यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम आईवीडी। ठीक है, तो इस वाले जॉइंट को क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, ये वाला पार्ट।
अब देखो अगर इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बोल दोगे आप तो वो कौन सा हो जाएगा, साइनोवियल टाइप में। तो ये ध्यान रखना, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट मत बोल देना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलना। ठीक है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, तो ये हो गया अपने कार्टिलेज जॉइंट, प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट एंड सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। इनके और भी एग्जांपल होते हैं, मल्टीपल एग्जांपल। मैं आपको स्केलेटन में भी इसको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे जॉइंट्स दिखते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ डाल दूंगा कि भाई ये है आपका प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट और ये है आपके सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट। ठीक है, फिर आते हैं हम थर्ड टाइप पे, जो कि है आपके साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, साइनोवियल टाइप क्या होंगे, इनमें जो मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट होगी। ठीक है, मोस्ट मोबाइल। ठीक है जी, ये जॉइंट्स आपके सबसे ज्यादा मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, सबसे ज्यादा मूवमेंट्स इन्हीं जॉइंट के अंदर मिलती है। ठीक है, अब इन जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन होती है कि इन जॉइंट्स के और पर्टिकुलर सब टाइप बने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले इसके आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे याद रहे आपके, इसके टोटल 6 सब टाइप्स होते हैं। ठीक है जी, कौन कौन से, सबसे पहले आता है बॉल एंड सॉकेट। ठीक है जी, उसके बाद आता है आपका हिंज। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पिवट। पिवट का आता है आपका इलिप्सॉइड। अब देखो, इलिप्सॉइड को ही हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं, किस नाम से, कॉन्डाइलॉइड से। ठीक है, तो अगर आपको कहीं कॉन्डाइलॉइड लिखा जाए, इलिप्सॉइड लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्लेन जॉइंट पे, फिर आता है आपका सैडल जॉइंट। ठीक है, अभी बार इनको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इनको सीक्वेंस वाइज याद करने की तरीका भी बता दूंगा कि आप इनमें से बोल लो ना कोई कि कौन सा क्या है क्या है। तो बॉल एंड सॉकेट में क्या होगा, एक बोन होती है बॉल जैसी और दूसरी बोन होती है सॉकेट जैसी। तो वो बोन उस बॉल सॉकेट के अंदर घूमती रहती है। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, इन जॉइंट्स के अंदर जो मोबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये जॉइंट्स सबसे ज्यादा मोबाइल होंगे, लेकिन जो स्टेबिलिटी होगी ना इन जॉइंट्स के अंदर वो सबसे कम होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, बॉल एंड सॉकेट का एग्जाम्पल आपका हो जाएगा शोल्डर जॉइंट। ठीक है, अब शोल्डर का ही दूसरा नाम क्या होता है, ग्लिनोहिमरल जॉइंट। ठीक है, स्पेलिंग्स देख लेना भाई। ठीक है जी, ग्लिनो आपके एग्जाम में स्पेलिंग नहीं आएंगी तो उसकी टेंशन मत लो, आप आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए 4 ऑप्शंस में टिक करने के लिए। ठीक है, तो हो गया आपका ग्लिनोहिमरल जॉइंट। अब देखो मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी इनके अंदर बहुत कम होती है, मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए आपने डिसलोकेशन के केस भी ऐसे ही जॉइंट सबसे ज्यादा देखे होंगे। ठीक है, शोल्डर जॉइंट में डिसलोकेशन सबसे ज्यादा होता है, हिप जॉइंट पे आपका बॉल एंड सॉकेट है तो उसमें डिसलोकेशन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, आपने रिस्ट इसके एल्बो के अंदर बहुत कम देखा होगा डिसलोकेशन, नी के अंदर बहुत डिसलोकेशन कम देखा होगा। आपने पटेला का डिसलोकेशन देख सकते हो लेकिन वो उसके अंदर नहीं आता है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका ग्लिनोहिमरल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट है वो जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट अगर हम आते हैं हिंज पे, हिंज में क्या होता है, इसमें सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट पॉसिबल होती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होगी सिर्फ इसके अंदर। ठीक है जी, तो इसमें ऐसे मूवमेंट पॉसिबल हो रही है सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा है, आपका एल्बो जॉइंट। अब देखो भाई, नी जॉइंट भी आप बोल दोगे कि सर वो भी इसका एग्जांपल होगा, वो भी इसी का एग्जांपल है, लेकिन मैं उसको पर्सनली इतना बढ़िया एग्जांपल नहीं मानता, क्योंकि नी के अंदर हल्की फुल्की रोटेशन भी आपकी देखने को मिलती है। हिंज का मतलब होता है प्योरली यूनिडायरेक्शन डायरेक्शन मूवमेंट, उसके अंदर कोई ट्रांसवर्स प्लेन में कोई मूवमेंट नहीं होती है। प्लेन्स क्या होते हैं उसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लेन्स भी। ठीक है, तो एल्बो जॉइंट्स में आपकी हिंज टाइप की मूवमेंट प्योर हिंज मूवमेंट होती है एल्बो जॉइंट में। आप बोले सर ये मूवमेंट भी तो एल्बो जॉइंट में है, ठीक है ये उसमें नहीं है, मैं आपको भी समझाऊंगा आगे। ठीक है, तो एल्बो किसका एग्जांपल हो गया, हिंज जॉइंट का एग्जांपल। ठीक है जी, हिंज के बाद हम आते हैं आपके पिवट जॉइंट पर। ठीक है जी, पिवट जॉइंट का मतलब क्या है, देखो इसमें जो आपकी दो बोन्स है, पहली बात तो जॉइंट दो बोन्स बनाएंगी, तो इसमें एक बोन फिक्स होती है और दूसरी बोन है ना वो अपने पॉइंट्स पे ही ऐसे रोटेट करती रहती है, ऐसे घूमेगी अपने पॉइंट पे। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं पिवट जॉइंट, जहां पे बोन अपने ही एक पॉइंट पे घूमती रहे। मैं आपको ये चीज स्केलेटन मॉडल के अंदर भी करके दिखा दूंगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपकी रेडियस बोन है, ये वाली रेडियस बोन है, ये वाली आपकी घूम रही है, तब आपके हाथ में सुपिनेशन
और प्रोनेशन हो पा रही है। इसको बोलते हैं सुपिनेशन। जब आपका हाथ बाहर की तरफ खुल जाए, ऐसे थंब बाहर की तरफ आ जाए, और जब आपका हाथ ऐसे उल्टा हो जाए, इसको बोलते हैं प्रोनेशन। मतलब आपकी रेडियस घूम के अल्ना के ऊपर आ गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पिवट जॉइंट, जहाँ पे रोटेशन हो रही हो। तो इसका एग्जांपल एक क्या हो गया, सुपरा रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है जी, प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जो कि आपका एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है जी, एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता क्या है, नेक में। अब नेक में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, C2 C3 के बीच में होता है, C3 C4 के बीच में होता है, और C1 C2 ये क्या बोला है। जब हमने आपका जब इसमें से पहले वाली वीडियो हमने देखा था कि आपकी जो स्पाइन है वैसे वर्टिब्रा से मिलके बनी होती है। इससे पहले आप अगर वो वीडियो भी देख लेना, अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, अब इसमें जो आपकी सब स्पाइन में सबसे पहली वर्टिब्रा होती है, मैंने बोला था आपकी जो शुरू की 7 वर्टिब्रा है उसको सर्वाइकल बोलते हैं, उसका थोरैसिक फिर लंबर। तो ऐसे ही सर्वाइकल को हम C से डिनोट करते हैं, थोरैसिक को T से, और लंबार को L से। तो थोरैसिक में 12 थी, तो 1 से लेके 12 उनकी नंबरिंग होती है, T1 T2 T3 T4, ऐसे ही C की नंबरिंग होती है, C1 C2 C3 C4। तो ऐसे ही जो C1 है और जो C2 है, इनके बीच में जो जॉइंट है ना, वो उसको बोलते हैं आपका पिवट जॉइंट। वो पिवट जॉइंट का एग्जांपल है। अब पिवट जॉइंट के बाद हम आते हैं आपके इलिप्सोइड जॉइंट के ऊपर। इलिप्सोइड बोल लो या आपकी कोंडाइलोइड बोल लो, दोनों का मतलब एक ही है। इलिप्सोइड और कोंडाइलोइड में क्या होता है, देखो ये जॉइंट ऐसा दिखता है, इसके अंदर आपका एक सरफेस होता है कनकेव और एक सरफेस होता है कन्वेक्स। कनकेव का मतलब है जो अंदर की तरफ धसा हुआ हो, कन्वेक्स का मतलब होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ हो। ठीक है, जैसे देखो मान लो ये एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, तो जो ये बाहर की तरफ निकली हुई होगी इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स, तो जैसे अंदर की तरफ गई हुई होगी इसको बोलेंगे कॉनकेव। इसमें एक कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है, एक कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इसमें कंप्लीटली बॉल और सॉकेट जैसा नहीं होता, इसमें बस थोड़े स्ट्रक्चर बाहर की तरफ होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आपका रिस्ट जॉइंट। फिर आते हैं हम आपके प्लेन जॉइंट के ऊपर। प्लेन जॉइंट क्या होंगे, नाम से ही समझ रहे हो, जिसमें दो प्लेन बोन्स आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे एक बोन ये है, एक बोन ये है, ये दोनों बोन आपस में जुड़ी हुई हैं साइनोवियल जॉइंट के थ्रू, और ये बोन्स ऐसे मूव करती हैं आपस में इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, इनको बोलते हैं हम प्लेन जॉइंट्स। इनका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है जी, इनका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंटरकार्पल जॉइंट। मतलब वो जॉइंट जो कार्पल्स के बीच में बन रहा हो, कार्पल और कार्पल के बीच में जॉइंट बन रहा है, जनरली वो आपका ये एग्जांपल होता है। इसको बोलते हैं इंटरकार्पल जॉइंट, बहुत बढ़िया एग्जांपल है प्लेन जॉइंट का। इसका अपना लास्ट आता है सैडल जॉइंट। ठीक है जी, सैडल आपने देखो अगर घुड़सवारी की हो कभी, हॉर्स राइडिंग, तो उसमें एक घोड़ा होता है और घोड़े के ऊपर एक सैडल डलती है। तो ये जॉइंट भी उसी तरीके से काम करता है। ऐसे आपकी घोड़े की पीठ है, उसके ऊपर सैडल डली हुई है ऐसे, तो इसमें ऐसे मोशन पॉसिबल होगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो ये होता है आपका सैडल जॉइंट। ये सारे आपके स्ट्रक्चर के ऊपर है कि भाई ये ऐसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, इसकी बेसिस के ऊपर इसमें ऐसी मोबिलिटी होती है, उसमें ऐसी मोबिलिटी होती है। ये कोई यूनिडायरेक्शनल जॉइंट है, कोई मल्टी डायरेक्शनल है, जैसे आपकी हिंज जॉइंट है वो यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, यूनी एक्सियल जॉइंट है। आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो मल्टी डायरेक्शनल जॉइंट है, मल्टीप्लेनर जॉइंट है। मल्टीप्लेनर का मतलब क्या होता है, यूनिप्लेनर का मतलब क्या होता है, आपको प्लेन्स वाले वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, शायद इसी के बाद मैं डाल दूं या फिर इसके 1-2 क्लासेस बाद मैं वही वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, सैडल जॉइंट का एग्जांपल क्या होगा आपका, सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। अब देखो फर्स्ट क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो जो आपके हाथ होता है ना इसमें नंबरिंग होती है। थंब को हम हमेशा नंबर 1 देते हैं, 1 2 3 4 5। थंब को 1, इंडेक्स फिंगर को 2, आपकी मिडल फिंगर को 3, रिंग फिंगर को 4, और आपकी लिटिल फिंगर है उसको 5। तो ऐसे आपकी नंबरिंग होती है। तो जो आपका जो पहला कार्पल और मेटाकार्पल, पहली मेटाकार्पल कौन सी हुई, आपकी थंब वाली मेटाकार्पल। तो इसलिए इसको सिग्निफिकेंटली बताने के लिए कि यही वाली मेटाकार्पल। ठीक है, तो कार्पल फर्स्ट मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट बनता है, बाकी भी कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में बन रहे हैं, लेकिन जो पहला कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट है वो एग्जांपल है सैडल जॉइंट का। ठीक है जी, तो ये आपको
ऐसे याद करना। इसमें थंब जॉइंट बोल सकते हो, लेकिन जैसे वही बोला मैंने, नेक उसमें बहुत सारे जॉइंट होते हैं, जैसे थंब में ही बहुत सारे जॉइंट्स हैं, जैसे ये भी जॉइंट थंब का ही है, ये भी जॉइंट थंब का ही है, ठीक है, ये भी थंब का ही जॉइंट है, तो इसलिए आप वो ना बोलो तो बढ़िया है। ये नाम थोड़ा सा एफर्ट लगा के याद कर लो, बाद में बहुत काम आएंगे। ठीक है जी, आपके ये हो गए यहाँ पे जॉइंट्स कंप्लीट। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक आपकी क्विज भी दे रखी है इसके अंदर, जो हमने ये क्विज किसके बेसिस पे है, आपके स्केलेटल सिस्टम के ऊपर, और आज हमने जो जॉइंट्स वाली क्लास की है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, आप उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो और उसको इजीली आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, फिर इनके आंसर ही मैंने लास्ट में दे रखे हैं, वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको एक एक करके से दिखा देता हूँ आपको, इसमें आप बीच में स्क्रीनशॉट लेके इनका, इनको रोक के पढ़ लेना, या फिर इनका पॉज करके आप इनके आंसर निकालने की कोशिश करना। ठीक है, और कमेंट में बताना कि आपके कितने आंसर सही आए हैं। ठीक है जी, ये जरूर बताना, ताकि आप जब दोबारा इसको रिवाइज करो, उसके बाद दोबारा आंसर करो, तो पता चले कि भाई मेरे इतने आंसर अब मेरे ज्यादा ठीक हुए हैं, अब मेरे कम ठीक हुए हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन से दिखा देता हूँ, ताकि आप इजीली इनको कर पाओ। ठीक है जी, यहाँ तक ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब ये हैं इसके आंसर्स। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको इजीली हो जाए। ठीक है जी, ये इनके सार हो गए आंसर से, 1 से लेके 20 तक। ठीक है जी, ओके गाइस, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम प्लेन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मसल्स के बारे में जानेंगे, आपकी मसल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, हम आपके अनैटमिकल लैंडमार्क्स के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में आएंगी, और ये सारा कंप्लीटली किसके अंदर होगा, अनैटमी के अंदर। तो मैं इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका ये सारा आपको एक ही चैप्टर के अंदर मिल जाए, तो सारी एक ही चैप्टर की वीडियोस हैं, अनैटमी चैप्टर की। ठीक है जी, क्योंकि इसी को करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, तो इसलिए मैंने सोचा इसी के ऊपर सबसे पहले हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको किन किन टॉपिक्स में ज़्यादा डाउट आ रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसे सेपरेट टॉपिक्स हो, उनके ऊपर ही मैं अलग से वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं लाइव क्लासेस का ही प्लान कर रहा हूँ, जिससे आपके डाउट्स भी और अच्छे से क्लियर हों, तो मेरे को वो भी कमेंट में बताना कि आपको वो भी कैसे लगेंगे, वो चीज़ें भी। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सीरियस स्टूडेंट्स के लिए होंगे, ताकि आप मेरे को पता भी चले सीरियस भी हो आप नहीं हो। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।